तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां सी बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण जुनेजा। एक उम्र बीत जाती है कामयाबी हासिल करने के लिए, लेकिन हमारी आज की कलाकार जो हैं, उन्होंने बचपन में ही कामयाबी का स्वाद चख लिया। तो आइए ये भी देखते हैं। कोशिश से कामयाबी तक। हिंदी सिनेमा में फीमेल प्लेबैक सिंगिंग में आज सबसे ऊपर है एक ही नाम, सुनिधि चौहान। अपने 20 साल के करियर में 3000 से अधिक स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स कर चुकी सुनिधि आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में सुप्रसिद्ध गायिका है। सुनिधि की गायकी की कायल खुद लता मंगेशकर हैं, जो उन्हें इस जनरेशन की नंबर 1 सिंगर मानती हैं। 13 साल की कम उम्र में ही अपनी गायकी का सिक्का मनवाने वाली सुनिधि ने हजारों सुपरहिट गाने दिए हैं और हर गली हर घर में सुनिधि के गाने दिन भर सुने जाते हैं। और सिर्फ सिंगिंग ही नहीं, सुनिधि को एशियाज 50 सेक्सिएस्ट विमेन की लिस्ट में शामिल होने का गौरव भी हासिल है। इतनी कम उम्र में ही इतनी शोहरत पाना कितना आसान था या मुश्किल था सुनिधि के लिए, आइए जानते हैं खुद उन्हीं से उनकी कोशिश से कामयाबी तक के सफर के बारे में। कोशिश से कामयाबी तक। मिलते हैं सुनिधि चौहान से। सुनिधि, नमस्कार। Thank you so much. Not at all pleasure. आई सिट। माय गॉड सुनिधि, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। इतनी पतली हो गई हो तुम और कितना खूबसूरत फेस लग रहा है। Thank you क्या so कर much, रही हो thank you. आजकल? I mean, look who's talking. आप खुद को देखिए, आप इंस्पिरेशन है। तो सुनिधि, 4 साल की उम्र से आपने गाना शुरू किया, जी। हाँ? और 10 या 11 साल की उम्र में आपने पहला गाना गाया जी। और आपने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया जो कि सबसे बड़ा कंपटीशन था जी। उस वक्त का। जी। लता जी ने उस कंपटीशन में Yes. आपको अवार्ड दिया और डीडी पर वो शो था, डीडी जी, पर, हाँ? जी। मेरी तो शुरुआत उसके- वहीं से हुई थी। जी, तो उसके बारे में कुछ बताइए, इस दौरान क्या हुआ? ये सच है, मैं 4 साल की थी तब से प्रोफेशनली एज इन स्टेज पर गा रही हूँ। मैं तब एक शुरुआत हुई, शौकिया गाना गाती थी, लेकिन पापा और उनके सभी दोस्त उन्होंने ये सोचा कि उनको ये लगा कि मैं जस्ट एक सिंगर नहीं हूँ, मेरे में थोड़ी और बातें हैं, कुछ अच्छी बातें हैं, तो क्यों ना इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाए। और पापा बहुत चाहते थे कि वो मुझे हर चीज़ में हेल्प करें, तो उन्होंने पूरा साथ दिया, पूरा स्ट्रगल मेरे बिहाफ पर किया। इनफैक्ट 4 साल से लेकर जब मैं 9-10 साल की थी, तब हम पहली बार मुंबई आए और पापा ने कलैंजी भाई से मिलवाया। तबस्सुम जी थी जिन्होंने उनसे मिलवाया। बट जैसे कि आप जानते हैं कि 10-11 साल की उम्र कुछ होती नहीं बात करने लायक, तो मैं सिर्फ पापा के साथ चली जाया करती थी। और फिर कलैंजी भाई की एकेडमी में मैं 2 साल थी, और उसी बीच एक 40th फिल्म फेयर अवार्ड्स हुआ था, जहाँ कलैंजी अंकल ने मुझे गवाया था स्टेज पर, और वहाँ पे आई गॉट नोटिस्ड बाय आदित्य श्रीवास्तव जी, एंड आई वाज 11 years old when I sang my very first playback song for a film called शस्त्र। अच्छा। और फिर उसके बाद मैं कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर फिल्मों में गाती रही, थोड़ा बहुत, कुछ लाइन इधर, कुछ बैकग्राउंड स्कोर में उधर। और फिर एक दिन पता पड़ा कि एक डीडी पर ही एक बहुत कमाल का
कंपटीशन शुरू होने वाला है जिसमें लता जी आने वाली हैं, और लता जी को देखना मेरे लिए और मेरे पापा के लिए सपना था। तो पापा ने कहा वैसे तो मैंने ज़िंदगी भर तुझे कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं किया, क्योंकि पता नहीं पापा को नहीं पसंद था कि कंपटीशन में हिस्सा लूँ। उनको लगता था तुम अपना गाती हो वैसे जैसे गाती हो बस गाओ, जिनको अच्छा लगेगा उनको अच्छा लगेगा, यू डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग। पर यहाँ लता जी की बात थी तो हम दोनों बहुत एक्साइटेड थे और हमने उस शो में हिस्सा लिया। वो तो एक सिंपल सा कंपटीशन था, क्योंकि ना ही उसमें कोई वोटिंग सिस्टम था ना ही कुछ था, तो सोली ऑन द बेसिस ऑफ योर वॉइस एंड योर टैलेंट। और इतने महान इतने बड़े बड़े जजेस वहाँ पे थे, तो वो सोचा नहीं था कि मैं जीतूँगी। जीती तो मैं दीदी को मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, और फिर उसके बाद और कुछ फिल्मों में गाया, बट कुछ ख़ास बात नहीं बनी, क्योंकि आवाज़ ना बच्चों जैसी थी ना बड़ों जैसी थी। और फिर एक दिन जब मैं 15 साल की थी, मुझे संदीप चौटा जी ने ब्रेक दिया राम गोपाल वर्मा जी के साथ फिल्म मस्त में, जिससे जो एक शुरुआत हुई फिर वो कभी रुकी नहीं। आपने कंपटीशन जो हुआ था बड़ा, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। वो बहुत ही बड़ा कंपटीशन था, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी चाह सिर्फ एक बार लता जी को देखने की थी, इसलिए मैंने पार्टिसिपेट किया था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक एक करके सारे राउंड्स क्लियर कर जाऊंगी और फाइनल तक पहुंच जाऊंगी। और वहाँ पे सब उम्र में भी मुझसे बड़े थे, मैं ही एक अकेली 13 साल की थी और बाकी सब अबव 22, 23 इस एज ग्रुप में थे। सो इट वाज ऑब्वियसली इम्पॉसिबल कि मैं उस शो को जीत पाऊँ, बट इट हैपेंड। भगवान का बहुत बड़ा साथ था और मुझे उनको एक बार देखना ही था। सो दैट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। आई विल ऑलवेज चेरिश इट। आप इतनी लकी रही कि बचपन में ही आप सही लोगों से मिली, कल्याण जी आनंद जी से मिली। ये कैसे हुआ? मतलब आपके फादर उनको जानते थे या किस तरह आपकी ये इंट्रोडक्शन हुई? जी, एक्चुअली दिल्ली में बहुत सारे शोज़, बहुत मेगा नाइट्स, मेगा स्टार नाइट्स होती थी, तो उसमें से एक में मैं परफॉर्म कर रही थी, और वहाँ बॉम्बे से तबस्सुम जी आई हुई थी। उन्होंने सुना, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आप जब भी मुंबई आएँ ज़रूर बताएं, मुझे फ़ोन कीजिए। और फिर कुछ 1-1.5 साल बाद पापा का प्लान बना कि चलो इस बार छुट्टियों पे बच्चों को बॉम्बे लेके जाते हैं। और फिर उस दौरान उन्होंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने बहुत प्यार से याद रखा और बुलाया घर पे, और फिर उनके दिमाग में ख़्याल आया कि मुझे तुम्हें कल्याण जी भाई से मिलवाना चाहिए। तो फिर वो वहाँ से हमें कल्याण जी भाई के पास ले गई, और उन्होंने सुना, उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कहा अब आप यहीं रुक जाइए, अब आप दिल्ली वापस नहीं जाएंगे। तो पापा ने कहा खैर ये तो इम्पॉसिबल है, मेरा पूरा काम वहाँ पर है। फिर 93 एंड से लेकर 95 तक हम अप डाउन करते रहे मुंबई, और सारा रहना, खाना पीना, कॉस्ट्यूम्स, और एक लिटिल वंडर्स के नाम पे शोज़ भी होते थे जिसका मैं हिस्सा थी। वो सब कल्याण जी भाई ने ही ध्यान रखा उन सब चीज़ों का। वी वर वेरी लकी, ऑब्वियसली बहुत बड़ा दिल है उनका, बहुत बड़ा दिल था। तो ऐसे चलता रहा, और फिर गानों की शुरुआत हो गई। बचपन में आपका नाम निधि था, तो निधि से सुनिधि कैसे हो गया? वो क्या है कि कल्याण जी भाई की एकेडमी में सभी के नाम स से शुरू होते थे। साधना सरगम जी, सोनाली वाजपेयी और स्नेहा। तो उन्होंने मेरा नाम भी सुनिधि कर दिया, और उन्होंने जैसा कहा वो तो सर आँखों पर था, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। पापा एंड मम्मी एवरीबडी बिलीव्ड कि चलो अब सुनिधि ही नाम है। तो कल्याण जी क्या किसी न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते थे, या वो सोचते थे कि एस बहुत लकी है उनके लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई न्यूमरोलॉजी में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन सिर्फ ये कि स से सुर होता है, सारे गामा स से स्टार्ट होता है, तो स उनके लिए शायद लकी होगा। मैंने एक्चुअली कभी पूछा नहीं। आपके लिए तो लकी रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, पहला गाना जो आपका सुपर हिट हुआ राम गोपाल वर्मा जी की फिल्म का, जी, उसे जरा गा के सुनाइए। जरूर। रुकी रुकी थी जिंदगी, झट से चल पड़ी, हुई खुशी से दोस्ती, मजा ले ले हर घड़ी,
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। Thank you. आपकी एक और खूबी है कि आप अपनी वॉइस में बहुत वेरिएशन लाती हैं। जी। आप एक फोक सिंगर की तरह भी गा लेती हैं उस आवाज़ में, और ऐसी प्यारी सी स्वीट सी आवाज़ में भी गा लेती हैं। Thank तो you. प्लीज़ कोई एक ऐसा गाना सुनाइए जो आपने फोक वॉइस में गाया हो, हेवी बेस। एक्चुअली काफ़ी गाने हैं, आप बोलिए कौन सा सुनाऊं? आपकी चॉइस का कोई भी गाना जो आपका फेवरेट हो। अभी फ़िलहाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो है सजना वे सजना और सजना जी वारी वारी जाऊं जी मैं। आप वो कोई था भी, नाइस, okay. वो था नाइस। मन साथ समंदर डोल गया जो तू आंखों से बोल गया, ले तेरी हो गई यार सजना वे सजना, ओ सजना मेरे यार सजना वे सजना। तो ये हो गया। सजना जी वारी वारी जाऊं जी मैं, सजना जी वारी वारी जाऊं जी मैं, तू ही तो मेरा संसार है, ऐसा मेरा प्यार है, ऐसा मेरा प्यार है। तो आपने कैसे ट्रेन किया अपने आप को, मतलब इतनी वेरिएशन लाने में? बहुत डिफिकल्ट है। एक्चुअली किरण जी, मेरा शुरू से यही रहा है कि जैसा गाना है उसको उस तरीके से समझ के, उसके लिरिक्स को पढ़ के, बहुत समझ के उसको गाओ, और अगर आप उसे महसूस कर सकते हैं तो वो किसी भी आवाज़ में हो, चाहे वो पतली आवाज़ हो, मोटी आवाज़ हो, वो गाना अच्छा ही लगेगा। तो मैंने सिर्फ वही फॉलो किया है हमेशा, तो आई थिंक इट्स ऑलवेज वर्कड फॉर मी। वेस्ट में से ऐसा कौन सी सिंगर हैं जिनसे आप इंस्पायर्ड हैं, और उनकी कुछ लाइंस आप गा सकती हैं क्या? Every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. I am beautiful no matter what they say. Words can bring me down. Oh no, I am beautiful in every single way. Yes, words can bring me down. ब्यूटीफुल। इस खूबसूरत नोट पे हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक, और हम बात कर रहे हैं सुनिधि चौहान से। तो सुनिधि, आपने बहुत ही खूबसूरत गाना गाया इंग्लिश में ब्रेक से पहले। आपने एक इंटरनेशनल एल्बम भी किया है एनरिके के साथ, उसके बारे में कुछ बताइए। वो ब्रेक कैसे मिली आपको एंड एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, मैंने एनरिके इग्लेसियस के साथ एक सिंगल किया था, और यू नो ही वांटेड टू डू अ कोलैबोरेशन विद एन इंडियन आर्टिस्ट, और मुझे फ़ोन आया, और जब मैंने गाना सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि गाने में काफ़ी स्कोप भी है कि एक इंडियन एलिमेंट डाल सकें। इट वाज नॉट अ फ्रेश सॉन्ग, वो गाना पहले वो रिकॉर्ड कर चुके थे और वो इंग्लिश में आ चुका था, बट ही वांटेड टू डू समथिंग विच हैज़ एन इंडियन एलिमेंट टू इट, और थैंकफुली उस कॉम्पोजिशन में हम वो कर पाए। एंड बहुत खुशी की बात है कि लोगों को वो ब्लेंड मज़ा आया सुन के। सो इट वर्कड वेरी वेल। आपको कभी ऐसा लगता है सुनिधि कि क्योंकि इतनी छोटी उम्र में ही आप फोकस हो गई, जी, आपकी क्लैरिटी थी कि मुझे गाना पसंद है, और पेरेंट्स ने भी इनकरेज किया, जी, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कहेंगे बेटा इस वक्त पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, पहले पढ़ लो, बाद में सोचेंगे म्यूजिक जी, के बारे में। जी, जी। लेकिन आपके पेरेंट्स ऐसे नहीं थे। नहीं, बिल्कुल। लेकिन कभी कभी जो डाउन साइड है, आपको ऐसा लगता है कि आपने अपना बचपन गंवा दिया कहीं? वो जो एक स्टेज होती है बच्चों के खेलने की, कूदने की, वो सब जी। आपसे मिस हो गई? आप स्कूल पढ़ती रही, कैसे आप जाती थी, क्लासेस कैसे मिस करती थी? उस फेज़ के बारे में कुछ बताइए। मेरे लिए हमेशा से अजीब सी बात है, लेकिन 4-5 साल की उम्र से ही म्यूज़िक को लेके कुछ अजीब सा जुनून था। मैं पागल थी, मैं सिर्फ गाती रहती थी पूरा दिन। तो मेरे लिए तो इससे बड़ी खुशी की बात ही नहीं होती थी कि जब पापा बताते थे कि आज यहाँ पे शो करना है, वहाँ जागरण करना है। मेरे लिए तो वो ट्रीट थी, और पढ़ाई ना करना सबसे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए होती थी। तो मेरा बचपन शोज़ करके, रिकॉर्डिंग्स करके बीता है, और मुझे इस बात का बहुत गर्व है, प्राउड महसूस करती हूँ। थैंकफुली एक पॉइंट के बाद मेरी पढ़ाई भी थोड़ी डामाडोल हो रही थी, तो मेरे थैंकफुली डैड मॉम दोनों ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर तुम पढ़ना नहीं चाहती तो बिल्कुल मत पढ़ो।
और मेरा ये सोचना था कि पढ़ाई यस बहुत ज़रूरी है, पढ़ना ही चाहिए हर इंसान को, लेकिन अगर आपका मन उसमें बिल्कुल भी नहीं है और आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वही मन अगर मैं जिसमें मेरा पूरा इंटरेस्ट था, जो मेरी सिंगिंग था, म्यूज़िक था, उसमें मैं अगर लगा दूँ तो शायद मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा. लाइफ विल हैव मोर मीनिंग. सो आई थॉट ऑफ क्विटिंग स्टडीज़ एट दी आफ्टर 10th स्टैंडर्ड के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी. लेकिन उन सालों में जब आप गा भी रही थी जी. और आप एक स्टेज पे फेमस भी हो गई और आप स्कूल भी जाती थी, तो जो स्टूडेंट्स थे आपके आसपास, जो टीचर्स थी, प्रिंसिपल थे, उनकी क्या रिएक्शन थी? वो बहुत कोऑपरेटिव थे. हाँ. वो मुझे जाने देते थे और मेरे काफ़ी दोस्त मेरा होमवर्क करते थे. मोस्ट ऑफ द टाइम रिसेस के बाद मैं गायब हो जाती थी स्कूल से, क्योंकि एक कोई रिकॉर्डिंग होती थी. मैं कभी कभी अपने यूनिफॉर्म में रिकॉर्डिंग में गई हूँ. एग्जाम्स कैसे दे पाती थी? एग्जाम्स कैसे दे पाती थी? पढ़ती कैसे थी? नहीं पढ़ती थी. जितना थोड़ा बहुत पढ़ती थी वो रट्टा मारती थी और कोशिश करती थी, प्रे करती थी रात भर के वही क्वेश्चंस आए जो मैंने प्रिपेयर किए हैं. कभी कभी मैं लकी होती थी तो मार्क्स ठीक ठाक आ जाते थे. कभी कभी मैं जस्ट पास हुई हूँ, कभी कभी फेल भी हुई हूँ. अगर आपको मौका मिले एक अच्छा रोल करने का एज एन एक्टर जी, तो आप उसे हाँ बोलेंगी या आप कहेंगी नहीं मुझे तो सिर्फ सिंगिंग करनी है? मैं बिल्कुल हाँ बोलूँगी, क्योंकि सिंगिंग मेरी लाइफ में काम नहीं है, वो मेरा पैशन है और मैं बनी सिंगिंग से हूँ, तो वो ज़िंदगी भर चलेगा. लेकिन इंसान को हर वो चीज़ करनी चाहिए जिसके लिए मन हो, जो उसे एक्साइटिंग लगता है. मुझे फिल्म्स देखना बहुत पसंद है. मैं घंटों फिल्म देख सकती हूँ, बैक टू बैक फिल्म्स देख सकती हूँ, और मुझे अच्छी छोटी छोटी बारीकियाँ नोटिस करना अच्छा लगता है. मुझे कहने को आप ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्शन में भी बहुत इंटरेस्ट है, खूबसूरत शायरी में बहुत इंटरेस्ट है, लिखना, कंपोज करना. तो मैं वो सब चीज़ें करना चाहती हूँ जिसमें मुझे तो आपने कुछ जानकर अच्छा लगेगा. इट्स वेरी यंग, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आपने कोई बकेट लिस्ट सी बना ली है कि मतलब मैंने लाइफ में ये सब करना है? मैंने बकेट लिस्ट नहीं बनाई है, क्योंकि मेरी बकेट इतनी बड़ी है और वो हर रोज़ चेंज होती रहती है. हर रोज़ मुझे ऐसा लगता है अगर मैं उसे लिख लूँगी तो शायद सिर्फ उतनी ही चीज़ें करूँगी. मैं इनफाइनाइट चीज़ें करना चाहती हूँ और इसलिए मैं कोई बकेट लिस्ट नहीं बनाती. लेकिन आप सिस्टमैटिकली टाइम निकालती हैं उन सब चीज़ों के लिए या आप फ्लो के साथ बहती हैं कि जब मौका आएगा जैसे जो हो जाएगा मैं कर लूँगी? जी, मैं बिल्कुल, आपने सही पकड़ा. मैं फ्लो के साथ ही बहना पसंद करती हूँ और मेरे लिए म्यूज़िक भी वही है. आप एशिया की 50 सेक्सीएस्ट विमेन में से एक मानी जाती हैं. वाह. तो बहुत बड़ा खिताब है ये. तो जी. आपको कैसा लगता है ये सुन के? क्या बात है. आई मीन बहुत खुशी की बात है ये तो. एक आर्टिस्ट के लिए उससे बड़ी क्या बात हो सकेगी. लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे गाने में और जो भी मैंने आज तक किया है, दैट हैज़ मेड मी सेक्सी एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल दोज पीपल हु वोटेड फॉर मी. और अब मैं टॉप 50 नहीं, टॉप 10 में आना चाहूँगी, तो मैं और मेहनत करूँगी और अच्छा करूँगी. और शायद आ भी जाएंगी. आई मीन यू आर लुकिंग अमेजिंग, जरूर बहुत रहेगी. खूबसूरत लग रही हैं. थैंक यू सो मच. अच्छा, आपकी एक छोटी बहन भी है जी. सुनेहा जी. वो भी गाती है? बहुत ही अच्छा गाती है. लेकिन मुझसे भी हमने अच्छा कभी गाती है. हाँ हमने कभी उन्हें सुना नहीं. सुनेहा, आई रिस्पेक्ट व्हाट शी थिंक्स अबाउट सिंगिंग, क्योंकि उनका ये मानना है कि वो सिर्फ गाना पसंद करती हैं तो वो हमेशा गाएंगी. अपने लिए गाती हैं, अपने लिए गाएंगी, मज़े के लिए गाएंगी. लेकिन शी डिडंट वांट टू टेक इट as a profession, you know, take it up as a profession. So I totally respect that. But I have got to learn a lot from her, so it's always good. अच्छा, लता जी का आपने जैसे कहा, आप लता जी, आशा भोसले, इन सबकी ग्रेटेस्ट फ़ैन है. लता जी का ऐसा कौन सा गाना है जो आपका फेवरेट है, जो आप हमेशा गुनगुनाती हैं, जो आप शायद हमारे लिए भी कुछ लाइनें गा दें? बेताब दिल की तमन्ना यही है, तुम्हें चाहेंगे, तुम्हें पूजेंगे, तुम्हें अपना खुदा बनाएंगे. बेताब दिल की तमन्ना यही है. थैंक यू. वेरी नाइस. डेस्टिनी में बिलीव करती हैं या टैलेंट?
या दोनों? दोनों में डेस्टिनी से आपको एक बहुत बड़ा मौका मिल सकता है, ऑब्वियसली आपके टैलेंट के बेसिस पर, लेकिन अगर आपको सस्टेन करना है अपनी वो पोजीशन, तो सिर्फ और सिर्फ आपको वो टैलेंट ही सस्टेन करा सकता है। तो दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। रियाज कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछने वाली थी कितना घंटा करती हैं आप रियाज? मेरा रियाज अगर आप कहें तो पूरा दिन चलता रहता है, क्योंकि मैं गाड़ी में ड्राइव करते वक्त गाती हूँ, कहीं जाते वक्त गाती हूँ, घर में बेडशीट लगाते वक्त सुबह 6 बजे उठ के आप वो वॉइस एक्सरसाइजेज नहीं करती हैं? जो वो सब नहीं हो पाता। कोशिश ज़रूर करती हूँ, हाँ। एवरीडे सोचती हूँ कि सुबह उठ के ये करूँगी, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हैं, तो उसमें मैं एटलीस्ट ये ज़रूर करती हूँ कि मैं पूरा दिन गाती रहूँ, और वो चलता रहता है। कुछ 3 साल पहले आपकी शादी हुई जी, उसके बारे में बताइए। द मैन इन योर लाइफ कैसे मिले, रोमांस, मैरिज कैसे हुआ सब? द मैन इन माई लाइफ इज़ हितेश सोनिक, एंड उनसे मैं काफ़ी सालों से उनको जानती हूँ, 12 साल से जानती हूँ, और हम रिकॉर्डिंग्स के दौरान ही मिले, अच्छे दोस्त बने, और दोस्ती में कब एक दूसरे को ज़्यादा दोस्ती से ज़्यादा चाहने लगे वो पता नहीं पड़ा, और थैंकफुली एक दिन हम दोनों ने एक दूसरे से बात की, एक दूसरे को यस यस बोला, और फिर शादी कर ली। तो मतलब रोमांस का पीरियड 12 साल का रोमांस है। रोमांस ही रोमांस। दैट्स वंडरफुल। कैसे कभी ऐसा लगता है कि अगर आप एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से पहचानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं और सालों से जानते हैं, तो एक कंफर्ट जोन होता है। और जी मेरे लिए रोमांस की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग होगी, अलग अलग होती होगी। तो मेरे लिए भी यही है कि जो हमारा इतना वक्त साथ में बीता है, अगर कहीं ना कहीं छुपा हुआ रोमांस नहीं होता तो इतना वक्त साथ में बीतता क्यों? इतनी अजीब अजीब उल्टी सीधी और अच्छी और बोरिंग बातें हम क्यों आपस में शेयर नहीं करते। और ये जो मन ना भरना एक दूसरे से है और बातें करते रहना, टाइम का पता ना लगना, ये सब रोमांस ही है। सुनिधि, आपकी शादी के बारे में कुछ और बातें करेंगे हम, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक, और हम बात कर रहे हैं सुनिधि चौहान से। सुनिधि, तो हम आपकी शादी के बारे में बात कर रहे थे। बहुत अक्सर ये देखा जाता है कि शादी से पहले तो बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांस होता है, लेकिन शादी के बाद वही दो इंसान जब इकट्ठा रहते हैं एक ही छत के नीचे, तो सिचुएशन काफ़ी बदल जाती है। आपके क्या एडजस्टमेंट्स रही शादी के बाद? एंड 3 साल पुराना है ये मैरिज का रोमांस, कैसा चल रहा है? पहले तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। हम एक दोस्त की तरह मिले थे और दोस्तों की तरह शादी की, और दोस्तों की तरह आप घर में रह रहे हैं। तो डिफरेंस इतना ही है हम दोनों के लिए कि हम एक छत के नीचे साथ में रह रहे हैं और पहले से ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ निभाते हैं। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रही हूँ, तो मिलना हो नहीं पाता, या फिर आई एम टूरिंग एंड ही इज़ ऑल्सो बिजी इन स्टूडियो ऑल डे लॉन्ग फॉर डेज समटाइम्स। बट ये एक अंडरस्टैंडिंग है, एक रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर है, फॉर ईच अदर्स वर्क एंड पर्सनल स्पेस, और आई थिंक दैट्स व्हाट मेक अ मैरिज वर्क। लेकिन जब इकट्ठे रहते तो कुछ बातें होती हैं जो छोटी छोटी होती हैं, लेकिन थोड़ी सी इरिटेट करती हैं एक दूसरे के बारे में। ऐसी कोई बात है जो आपको थोड़ी सी इरिटेट करती है उनके बारे में? ये आपने अच्छा सवाल पूछा है। नहीं, उनको भी करती होंगी, आई एम श्योर आपकी कुछ बातें होंगी जो तो उनको करती हैं कि नहीं, मैं उनसे पूछूंगी। हाँ। और मैं अगर सोचूं तो अभी तक कोई बात है नहीं ऐसी जो इरिटेट करती है। 3 साल में कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो इरिटेट करती है? सीरियसली अजीब बात है नहीं। कभी कभी अच्छी बातें भी इरिटेट करती हैं। एक इंसान अगर बहुत अच्छा भी हो तो लगता है कि आपको क्या ज़रूरत है इतना अच्छा होने की, यू आर थिंकिंग अबाउट एवरीबडी। तो ज़रूरी नहीं है कि एक बुरी बात होती है, कई बार वो अच्छी बातें जो दुनिया के लिए अच्छी होती है, लेकिन वो डे टू डे जब आपको डील करना पड़ता है तो वो इरिटेट करती हैं। नहीं, ऐसी कोई बात अभी तक कोई बात नहीं है। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल मैरिज। आई डोंट नो, बट आई मीन सब जगह ऐसा होता है, तो नाउ आई एम डाउटिंग माय मैरिज कि क्यों नहीं है कुछ गड़बड़। नहीं, मे बी लाइक यू सेड कि 12 साल से आई थिंक यू नो ईच अदर सो वेल कि शायद वो एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी एक तरीके की हो चुकी हैं शायद। मेरे ख्याल से तकलीफ तब शुरू होती है जब आप एक दूसरे के ऊपर ओनरशिप, पोजेसिवनेस महसूस करने लगते हैं, और
फिर किसी को भी तकलीफ़ होगी। हम तो ये तो रिलेशनशिप है, एक मैरिज है, आपके दोस्तों में या फिर आपके जान पहचान वाले लोगों में भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इरिटेट हो जाते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर इट्स डिफरेंट, इट्स एक्चुअली वेरी नॉर्मल, इट्स नॉट अ मैरिज, मैं ये कहूँगी। शायद इसलिए हम लोग यू आर लाइक टू फ्रेंड्स जिनको के एक पेपर आपने इकट्ठा साइन कर लिया, लेकिन बस आप एक दो पेपर फ्रेंड्स नाम की के लिए तरह साइन किया क्योंकि करना पड़ा। मैं आपको सच बोलूँ तो वो भी नहीं किया है। एनरिके के बारे में आपने बात की थी, लेकिन बात बीच में ही रह गई। वो गाना जो आपने उनके साथ गाया, जो वो तो हमें सुनाइए ना, मतलब वो एक अलग जोन का गाना था, तो हमने वो सुना नहीं आपसे। हठीला मन बावरा जरा सा है डरा डरा, I can't feel your heartbeat, दिल ने कहा I can't feel your heartbeat, हाँ मैंने सुना, हाँ मैंने सुना, हो हठीला मन बावरा जरा सा है डरा डरा। बहुत ईजिली आप इंग्लिश से हिंदी में स्विच हो जाती हैं और वेरिएशन कर लेती हैं। आई थिंक ये बहुत सालों के रियाज, आप कहती हैं रियाज नहीं करती, लेकिन कहीं आप करती हैं, बिकॉज ये बहुत मुश्किल है। किसी गुरु के साथ नहीं किया कभी, लेकिन अपना रियाज तो मेरा रोज़ हुआ है, तो यस। अच्छा सुनीति, एक बात बताइए, आज के जो सिंगर्स हैं जी और आपके टाइम के जो सिंगर्स हैं, आपने तो खैर बचपन से किया, बहुत यंग एज में आप सिंगर बन गई, लेकिन आज के जो फ़िलहाल जो सिंगर्स हैं, आई थिंक वो इतनी मेहनत नहीं करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आजकल बहुत कुछ स्टूडियो में हो जाता है सेट, मतलब टेक्निकली बहुत कुछ हम करेक्ट कर लेते हैं, इसलिए yes, आपने बिल्कुल सही कहा है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं आजकल जो टेक्निकली आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स सही कर देते हैं, लेकिन वो उनके लिए हैं जो नहीं गा सकते। देयर आर सम सिंगर्स हु आर वेरी 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 गुड, एंड मेहनत तो अपने लेवल पे हर कोई करता है, अपनी अपनी मेहनत हर किसी की अलग होती है, लेकिन होती ज़रूर है। और मैं उन सब को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। आई थिंक दे आर डूइंग वंडरफुल हूएवर इज सिंगिंग नाउ, और उनके गाने लोग पसंद कर रहे हैं, उनकी अपनी एक यूनिक क्वालिटी है। सो बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलकर, उन्हें सुनकर। आई नो, नहीं मैं मेहनत की बात कर रही थी, जी, हार्ड वर्क की बात कर रही थी। ऑफ कोर्स वी ऑल विश के, आई मीन विश देम लक एंड वी आर हैप्पी कि वो सक्सेसफुल है। मैं सिर्फ मेहनत जो आपके टाइम में थी और आज, उस मेहनत की बात कर रही थी। किरण जी, आई वुडंट नो, क्योंकि मैं किसी को पर्सनली जानती नहीं, मुझे मालूम नहीं कि वो कितना मेहनत कर रहे हैं या नहीं, और ना ही मैं अपने मेरे जो कलीग्स हैं उनके बारे में जानती हूँ। आई जस्ट नो माई सेल्फ, मैं अपनी तरफ से जितनी मेहनत होती है और जितनी ज़रूरत है वो करती हूँ, और होप करती हूँ कि बाकी सब जो इस प्रोफेशन में है वो भी मेहनत करें, अगर नहीं करते हैं तो। ओके, अपने हस्बैंड के साथ फ्यूचर में कुछ इकट्ठा मिलके कुछ म्यूज़िक के क्षेत्र में आप काम करना पसंद करेंगी? ज़रूर, अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है, लेकिन उनकी कुछ फिल्मों में मैंने गाया है कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन फुल फ्लेजेड एक एल्बम या कुछ ऐसा कुछ वी हैवंट थॉट अबाउट इट येट, बट मुझे ऐसा लगता है कि इवेंचुअली साथ रह कर कुछ ना कुछ ऐसे आइडियाज़ आएंगे जो हम लोग चाहेंगे कि एक साथ शेयर करें दुनिया के साथ, विच विल डू। एक टाइम था जब फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग होती थी जी, और सिंगर्स को सिर्फ सिंगर्स की तरह देखा जाता था। आज टाइम बहुत बदल गया है, शोज़, टेलीविज़न अपीयरेंसेस, सिंगिंग कमर्शियली, वो बहुत चीज़ें आ गई हैं, और जिसकी वजह से कि आई थिंक एक एक्टर, एक सिंगर पे आज प्रेशर है टू लुक गुड, टू बी प्रेजेंटेबल, टू बी एबल टू डांस, यू नो, तो ये सब जो चीज़ें हैं, कितनी इम्पोर्टेंस देंगी आप इन सब चीज़ों को, बिसाइड्स बीइंग अ गुड सिंगर? चार चांद लगने वाली बात है अगर आप अच्छा गाते हैं और अगर आपकी पर्सनैलिटी पे आप ध्यान देते हैं, आप अच्छे परफॉर्मर हैं, तो वो लोग जो आपको पैसा खर्च करके देखने आते हैं उनके लिए सोने पे सुहागा हो जाता है। वो फिर भी आपको देखने आएंगे अगर आप गाना गाते हैं, आपका गाना अगर उनको पसंद है तो आपको आके वो सुनेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, डांस करेंगे। लेकिन बात कुछ और हो जाती है जब आप डिज़ायरेबल दिखते हैं कि मैं ऐसा दिखना चाहती हूँ या मैं ऐसा गाना चाहता हूँ। अगर ऑडियंस को आप ये फील करा सकते हैं तो यू आर अ विनर। एंड आई थिंक ये फैक्टर्स
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको कॉन्सर्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं, इंटरेस्टिंग, या प्लेबैक सॉन्ग गाना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है? दोनों का अपना मज़ा है। उस बूथ में जहाँ पे प्लेबैक हम करते हैं वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि आपको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिला है कि जहाँ आप उछल कूद कर सकें, जैसा महसूस कर रहे हैं वो दिखा सकें। कैरेक्टर को दिमाग में रख के थोड़ी बंदिश के साथ आपको गाना पड़ता है, लेकिन उसमें आपको ऐसा सुनाई देना चाहिए कि जैसे आप पूरे स्टेडियम में कॉन्सर्ट में गा रहे हैं, वो खुलापन सुनाई देना चाहिए। तो वो अलग चैलेंज है। लेकिन स्टेज पर जहाँ पर आपको पूरी छूट है वहाँ पर थोड़ा कंट्रोल करके गाना, फैल ना जाना, वो भी एक चैलेंज है। तो मेरे लिए दोनों ही इक्वली इंटरेस्टिंग है। आई जस्ट नो वन थिंग, स्टेज पर जब मैं गाती हूँ तो आई जस्ट बिकम दिस डिफरेंट पर्सन। आई एम जस्ट अ न्यू मी ऑन स्टेज ऑलवेज। दैट्स वंडरफुल। अच्छा ये बताइए, फर्स्ट कॉन्सर्ट का एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम जब आपने कॉन्सर्ट की? एकदम सबसे पहला वाला तो मैं 4-5 साल की थी जब एक जागरण में मैंने गाया था। माय गॉड। तो वो थोड़ी हेजी है वो मेमोरी। लेकिन मैं आपको अपने सबसे पहले इंटरनेशनल शो के बारे में बताती हूँ। 94 में मैंने अपना पहला वर्ल्ड टूर किया था श्री अमिताभ बच्चन जी के साथ, और साथ में श्रीदेवी जी, अनिल कपूर, अनुपम खेर, आप नाम लीजिए और वो सब लोग उस टूर पे थे। और मैं बस एक छोटी सी 11-12 साल की थी। मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया था। मैं शो को ओपन करती थी और मैं वो कभी नहीं भूलूँगी जब मेरी परफॉर्मेंस के बाद न्यूयॉर्क में अमित जी आए स्टेज पर। उन्होंने मुझे गोदी में उठाया और कहा कि अरे भाई अब हम क्या परफॉर्म करें, इस लड़की ने तो हम सबकी छुट्टी कर दी। तो वो मेरे कान में अभी तक फ्रेश है, याद है मुझे। तो वो कौन सा गाना था जो आप गाती थी? मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ, मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ, छनन छन चूड़ियाँ, छनन छन चूड़ियाँ छनक गई, देख साहिबा चूड़ियाँ खनक गई हाथ माँ, मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ। बहुत खूबसूरत। अगर 2 दिन के लिए आपको मौन व्रत रखना पड़े, आप कर पाएंगी? जी, मैंने किया हुआ है 15 दिन तक मौन व्रत किया हुआ है। माय गॉड, कैसे किया था? बीच में एक वक्त था जब एक शॉर्ट टाइम के लिए मेरा गला थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेन हो गया था, बहुत गाने गा कर, बहुत शोज़ करके। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको रेस्ट चाहिए और आपको लंबा रेस्ट चाहिए, आवाज़ को रेस्ट चाहिए। तो मेरे लिए इम्पॉसिबल था। पहले 2-3 दिन बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन फिर मुझे आ गया। मैं हूँ वैसी लड़की जो एक बार ठान लिया वो करना ही है। तो वो मौन व्रत भी मैंने कर लिया 15 दिन का। सिर्फ सांस ले रही थी मैं, आई डिडंट से अ वर्ड। आगे और बातें करेंगे इस मौन व्रत के बारे में, लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कोशिश से कामयाबी तक में, और हम बात कर रहे हैं सुनिधि चौहान से। तो सुनिधि, हम मौन व्रत के बारे में बात कर रहे थे। जी। मैं जानती हूँ कुछ सिंगर्स को जो कि बिना आवाज़ यूज़ के अंदर गुनगुनाते रहते हैं और गाते रहते हैं और रियाज करती हैं। जी। क्या आप उनमें से हैं? नहीं, मैं वैसा शायद कुछ नहीं करती। मैं गाती हूँ तो खुल के गाती हूँ। और गुनगुनाना, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, घर में कुछ भी करते वक्त, टीवी देखते वक्त, बालकनी में बैठते वक्त मैं गाती रहती हूँ, गुनगुनाती रहती हूँ। तो कुछ धुनें भी बनाती हैं खुद से? कुछ ऐसा करती हैं कि कोई फोक सॉन्ग उठा लिया जो ऑलरेडी है और आप उसको अपनी ट्यून्स देती रहती हैं? मन बहुत करता है कंपोज करूं, लेकिन अभी तक वो कंपोज़र मेरे अंदर का जागा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है उसको धीरे धीरे मैं प्यार से जगाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आई थिंक आई हैव इट इन मी। बहुत सारे लोग भी ये मानते हैं, सोचते हैं मेरे बारे में कि मुझे कंपोज करना चाहिए, क्योंकि हर सिंगर में अलग एक अपनी कंपोज करने की क्वालिटी तो होती ही है। तो वो भी मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। आई एम एट अ वेरी इनिशियल स्टेज राइट नाउ, बट या आई एम वर्किंग ऑन इट। पहला वो कौन सा गाना था जिसको आपने एक्चुअली वीडियो पे रिकॉर्ड भी किया? मतलब जस्ट सिंगिंग नहीं, जैसे नाउ वी परफॉर्म ऑल्सो, और उसको वीडियो बना देते हैं और उसको यूट्यूब पे लगा देती हैं या जहाँ भी मतलब वो यूज़ होते हैं। तो विच वॉज द फर्स्ट सॉन्ग जो आपने किया? ऐसा कुछ तो या मैंने कोई फेवरेट सॉन्ग जो आपने जब आपने किया, रिकॉर्ड किया, तो आपको मतलब दिल से आपको लगा कि दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट?
वो ज़्यादातर फेवरेट गाने मेरे फिल्म के गाने ही रहे हैं। इंडिपेंडेंट स्पेस में गाना मैंने नहीं किया, लेकिन एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, जो कोक स्टूडियो के लिए मैंने किया था, और लता जी का गाया हुआ एक भजन है, रमैया बिन नींद ना आवे। वो मैंने हितेश ने उसे फ्रेश कंपोज किया था, उन्हीं लिरिक्स को, और हमने कोक स्टूडियो में उसको परफॉर्म किया था। सो दैट वाज अ वेरी नाइस चेंज फ्रॉम बीइंग अ मीरा भजन। वो मुश्किल था उसको एक नया मॉडर्न टच देना, बट हितेश डिड अ फैंटास्टिक जॉब एंड आई लव्ड सिंगिंग दैट सॉन्ग। तो वो गाना सुनाइए, लेकिन इस बार थोड़ा अंतरा भी सुना दीजिए। रमैया बिन नींद ना आवे, हो रमैया बिन नींद ना आवे, बिरहा सतावे, हाय बिरहा सतावे, प्रेम की आग जलावे, रमैया बिन नींद ना आवे, हो रमैया बिन नींद ना आवे। वेरी थैंक यू, वेरी ब्यूटीफुल। आप दिल्ली से आई हैं और दिल्ली को आज एक बहुत अनसेफ सिटी लड़कियों के लिए माना जाता है। इसकी कोई वजह, कोई आपको कुछ वजह लगती है कि ऐसा क्यों है? मेंटालिटी बहुत बड़ी वजह है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें लोगों को डिप्राइव नहीं रखना चाहिए, जैसे सेक्स एजुकेशन, हाइजीन एंड सो मेनी मोर थिंग्स, सेफ्टी। इनसे आप जितना इन्हें दूर रखते हैं उतना आई थिंक इनके दिमाग ज़्यादा चलते हैं और गलत डायरेक्शन में जाते हैं। हम जो छुपाते रहते हैं इनसे कि ये बच्चों के लिए नहीं है, देखना नहीं चाहिए, ऑब्वियसली छोटे बच्चों के लिए नहीं, लेकिन एक उम्र आती है और आपको ज़माने के साथ बढ़ना चाहिए। आज वो समय नहीं है कि आज 16 साल का बच्चा एक्चुअली 16 साल का है, आज 16 साल का बच्चा एक्चुअली 25 साल के बच्चे की आदमी की सोच रखता है। और आज इतना एक्सपोजर है, आज ट्विटर है, इंटरनेट है, बच्चे देख सकते हैं, और आप उन्हें नहीं रोक सकते। हाँ। आप उन्हें रोकेंगे, वो बाहर जाकर दोस्तों के साथ मिलकर देखेंगे। तो क्यों ना एटलीस्ट बातचीत शुरू करें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप सब कुछ ओपन कर दें उनके सामने, लेकिन बी अ फ्रेंड, टॉक टू देम सो दैट दे डोंट हैव टू थिंक इन एनी अदर डायरेक्शन। जो आप कह रहे हैं वो आपकी बात मानेंगे, सुनेंगे, लेकिन आपको खुल के बात करना ज़रूरी है। आई थिंक ये जो छुपाना है हमारे देश में, दिस हैज़ लेड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अच्छा सुनिधि, जब आपने अपना पहला शो किया अब्रॉड, इंटरनेशनल शो, तो आप काफ़ी छोटी थी उम्र में, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? फॉर द फर्स्ट टाइम एक छोटी सी बच्ची जा रही है बाहर, आउट ऑफ इंडिया, फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड, फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क, हाँ, बिग सिटी, दोज टॉल बिल्डिंग्स, और इतने सारे लोग और इतनी लाइट्स, LED स्क्रीन्स ऑन द रोड, ये सब मेरे लिए बहुत नया था। सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट मुझे बात वहाँ की थी उस उम्र में, वो था टॉयज़ आर अस, एक टॉय शॉप था बहुत बड़ा। और मैंने इंडिया में यहाँ पे बहुत सारी बार्बी डॉल्स देखी थी, और सब एक ही अटायर में दिखती थी, साड़ियाँ होती थी या फिर घाघरे में। और ये पहली बार था कि मैंने बार्बी डॉल्स को अलग अलग अमेजिंग कॉस्ट्यूम्स में देखा। हाँ। और वो बहुत महंगी थी। हाँ। और मुझे वो चाहिए थी, और मैं पापा को बोलती रहती थी कि पापा ये कितनी अच्छी है। मैं घंटों टॉयज़ आर अस में, पापा इधर उधर थोड़ा घूमते थे और चीज़ें, किसी के लिए कुछ लेना हो या कुछ, मैं एक ही जगह खड़े होकर 20 मिनट 25 मिनट एक ही डॉल को बस ऑब्जर्व करती रहती थी। उसका आई मेकअप, उसका फेस, उसका ड्रेस, हाथ जो हिलते हैं। हाँ। ये सब मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग था, और मुझे वो सारी डॉल्स चाहिए। हम सब जब छोटे थे वी ऑल वांटेड बार्बी डॉल्स। लगता था कि शायद हम भी ऐसे बन पाएं कभी फ्यूचर में, है ना? यस। खैर आप तो बन गई हैं बार्बी डॉल, बिल्कुल। थैंक यू। अच्छा, आप इंटरनेशनली ट्रैवल करती हैं, इतने फैंस हैं आपकी आवाज़ के, तो कोई इंसिडेंस, कोई एक्सपीरियंस किसी फ़ैन के साथ बताइए। बहुत ही
हम्बलिंग और वेरी हार्ट टचिंग मोमेंट्स रहे हैं मेरे फैंस के साथ। एक मैं नहीं भूलूंगी कभी, मेरे एक बहुत ही स्वीट फ़ैन है जिन्होंने मेरा फेस हाँ। अपने हाथ पर यहाँ टैटू किया। ओह माय गॉड, So- आपने उसकी फोटोग्राफ रखी है क्या? जी, कहीं ना कहीं Oh, तो रखी है, beautiful. भेजी थी मुझे, और वो बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप है एक फ़ैन के लिए, किसी अपने चहीते कलाकार के लिए ऐसा कुछ करना। तो दैट वाज वेरी मूविंग। बाकी मैं हर जगह जाती हूँ, बहुत अलग अलग तरीके से लोग मिलते हैं, बच्चे, छोटी लड़कियाँ 16-17 साल की, वो जब आके मुझे हक करती है और उनके जब आंसू कभी कभी होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सच में कुछ ना कुछ तो अच्छा किया है उनके साथ, उनकी रूह को, उनकी सोल को छुआ है अपने गानों के थ्रू या अपनी पर्सनालिटी के थ्रू, कि वो ऐसा महसूस करती हैं मेरे साथ। It's सुनिधि, आपने overwhelming. काफ़ी रियलिटी शोज़ में अब आप जज भी करती हैं, जी। जज कर रही हैं, उसके बारे में, उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छा, बहुत इंस्पायरिंग होता है ऐसे ऐसे नए नए सिंगर्स को मिलकर, क्योंकि हर कोई अपनी एक यूनिक बात लेके आता है और आप एज एन आर्टिस्ट ज़िंदगी भर सीखते ही रहते हैं। तो चाहे वो किसी बड़े आर्टिस्ट से आप सीखें या फिर अपकमिंग सिंगर से आप सीखें, इट्स ऑलवेज गुड टू लर्न। सो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अगर आपको उनको कुछ सलाह देनी हो जो पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आप उनसे क्या कहेंगी? मैं काफ़ी वक्त उनके साथ बिताती हूँ, सलाह देती रहती हूँ अपनी तरफ से, मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस कहते हैं मैं उनसे शेयर करती हूँ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं उन्हें कहना भूलती नहीं हूँ, वो ये है कि प्लीज़ आप अपने आप में और अपने टैलेंट में बिलीव कीजिए। अगर आप फॉलो या इंस्पायर किसी से भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो इंडिविजुअलिटी है वो आप नहीं खो सकते, क्योंकि दैट विल मेक यू और ब्रेक यू। बट आप अगर किसी के शूज़ में रहेंगे हमेशा तो आप उनके जैसे ही रह जाएंगे। तो ये मेरी कोशिश रहती है, क्योंकि मैंने भी बहुत बचपन में लोगों को सुना है, फॉलो किया है, लेकिन फॉलो उस हद तक ही किया जहाँ पर मैं उनकी तरह ना साउंड करूँ, उनको आप उनकी इंस्पायर हुई हैं उनसे, लेकिन आपने उनको, उनके स्टाइल को नहीं अडॉप्ट किया। जी, उनके स्टाइल को अपनी तरीके से अडॉप्ट करके और उसको इम्प्लीमेंट किया है। एक पर्सनालिटी दी है, जी जी जी, एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी दी है आपने उसको। आप बहुत सारे लोगों की आइडल रही हैं और हैं, थैंक यू। तो इस मकाम पर पहुंच के इतनी यंग एज में आपको कभी ऐसा डर लगता है कि मैं कहाँ पहुंच गई हूँ? और एंड देयर आर ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स। आप बहुत लकी रही हैं, आपके अब तक करियर में अप ही रहा है, तो कभी आप डाउन के बारे में सोचती हैं? आई थिंक ये आपके माइंड में है। आप जो कह रही हैं कि आई एम गोइंग अप एंड अप, ये मेरे फैंस का, मेरे चाहने वालों का प्यार है और ये मुझे ग्राउंडेड रखता है। क्योंकि अप एंड डाउन क्या होता है, आपका टैलेंट और आपकी जो फीलिंग है जब आप गाते हैं वो ही अप एंड डाउन है आपके लिए। कभी कभी यू हैव योर सैड मोमेंट्स, बट यू हैव टू स्टिल सिंग विद द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटीज़ ऑन स्टेज। कभी कभी आपका गला बोलने लायक नहीं होता, लेकिन आपको गाना पड़ता है, और स्टेज पे जाते ही ऐसा लगता है जैसे गला कभी ख़राब था ही नहीं। तो कहाँ से वो एनर्जी आ जाती है? मैं इन चीज़ों को अप्स एंड डाउन्स मानती हूँ और उससे बहुत अमेज होती हूँ कि ये कितना बड़ा मैजिक है ऊपर वाले का, कि अगर आप रियल आर्टिस्ट हैं तो आपके अंदर एक कुछ आ जाता है, एक नया पर्सन आ जाता है जो आपको सर्वाइव करा देता है पूरे शो में, और आप एक गाना नहीं पूरे 3 घंटे का शो करके वहाँ से निकलते हैं। या फिर आप सेम रिकॉर्डिंग्स में भी ऐसा करते हैं, आपकी बहुत हालत ख़राब है और यू हैड अ बैड बुखार है, जो भी है, और यू हैड अ बैड आर्ग्यूमेंट विद समवन हाँ. जस्ट बिफोर यू एंटर द स्टूडियो, बट यू आर फाइन। सो दैट्स व्हाट म्यूजिक डज टू यू। और मैं बहुत लकी हूँ कि इस लाइफ में मैं वो कर रही हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है, और वो काम की तरह भी कर रही हूँ। सो मैं सिर्फ म्यूज़िक कर रही हूँ, यही देखती हूँ, अप्स एंड डाउन्स सोचती नहीं। फ्यूचर प्लान्स? Future plans are to make more music, sing more, do the impossible if I can. I know I can. So I don't like to talk about things जो अभी तक हुई नहीं है। जब वो अपने आप आएंगी तो मैं चाहूँगी कि लोग बात करें। सुनिधि, वैसे तो आपने इंटरनेशनली एनरिके के साथ गाना गाया है, लेकिन प्रियंका जी ने रिसेंटली हॉलीवुड में जाके सॉन्ग्स बनाए हैं वहाँ पर वेस्ट में, तो आप भी कुछ ऐसा करना चाहेंगी या प्लान कर रही हैं? जी, काफ़ी वक्त से वो चल रहा है, और जब वो होगा
जब इट्स मेंट टू हैपन तब वो होगा और ज़रूर लोगों को पता पड़ेगा। एंड आई लव व्हाट प्रियंका इज डूइंग, इट्स फैंटास्टिक। वंडरफुल। हम रैपिड फायर पर जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी एक लास्ट गाना आप हमारे लिए गा दीजिए। हाल ही में एक फिल्म थी दिल धड़कने दो, उसका एक गाना है तो मैं वो सुना देती हूँ। जगमगाती लड़कियाँ ये झिलमिलाती लड़कियाँ, इनके दीवाने तुम ही तो हो। हंसती गाती लड़कियाँ ये झिलमिलाती लड़कियाँ, चाहती सब क्या है ये सुनो। इन सब के है मन में क्या, इनकी धड़कन में क्या, सुनो जरा सपने क्या है, इन आँखों में दिल में है क्या अरमान। I hear my body talk to me, somersault, shake it all, boogie and shimmy. Say yeah, 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 yeah. I hear my body talk to me, somersault, shake it all, boogie and shimmy. Say yeah, 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 yeah. Girls like to swing, swing, जरा आगे निकल के swing, नए रंगों में ढल के swing, अंदाज बदल के यानी हिचकिचाना नहीं है swing, मस्ती में है जीना swing, जीवन रस पीना swing, ये बात हुई ना यानी अब शर्माना नहीं है। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, वेरी नाइस। Thanks so much. सुनिधि, अब हम जाते हैं अपनी रैपिड फायर पे। तो आपको कुछ सवालों का जवाब देना है, ज़रूर। एक ही वर्ड में फटाफट। एक सॉन्ग जो आपके दिल के सबसे करीब है। तू चंदा मैं चांदनी। ओके। आपका सबसे बड़ा डर या फियर? कोई डर नहीं। वंडरफुल। अगर आप सिंगर ना होती तो क्या होती? डांसर होती। शाहरुख या सलमान? हु इज द बिगेस्ट खान? आई लव शाहरुख खान। ओके, सुपर। आइटम नंबर या रोमांटिक सॉन्ग? आपका फेवरेट क्या है? बोथ, टोटली। आई कांट पिक वन क्योंकि आई एम व्हाट आई एम। आई स्टार्टेड विद यू नो दोज आइटम सॉन्ग्स, पावरफुल सॉन्ग्स, और फिर सब कुछ चेंज हो गया व्हेन आई स्टार्टेड सिंगिंग रोमांटिक सॉन्ग्स। लोगों ने मुझे दोनों में अप्रिशिएट किया है, सो बोथ आर वेरी क्लोज टू मी। फेवरेट सिंगर, को सिंगर? को सिंगर के सुखविंदर जी, ओके, most favorite, and female singers Mahalakshmi. Yeah. आपके हस्बैंड की बेस्ट क्वालिटी? I love his hands. सुपर। आपके बारे में सबसे बुरी बात? भुलक्कड़ हूँ और कभी कभी सुनती नहीं हूँ। बुरी बात। ओके। रोमांटिक, प्रैक्टिकल, रैशनल, इमोशनल, आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगी? इमोशनल। आपका पर्सनल स्टाइल स्टेटमेंट? जस्ट बी यू, दैट इज योर स्टाइल। बस हो गया रैपिड फायर। बस और अब है टाइम हमारी इस डायरी में आपको ऑटोग्राफ देना पड़ेगा और हमारे शो के बारे में कुछ लिखना पड़ेगा। ज़रूर, आई वुड लव टू। झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी। थैंक यू सुनिधि Thank जी you so much. चलिए हम कुछ और गप्पे मारते हैं जब तक ये Okay. लोग अपना रैप अप करते हैं। ओके। कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। मैं हूं मधुर भंडारकर। चांदनी बार से कुछ 4 महीने पहले बसों में और रिक्शाओं में और इस तरह से वड़ा पाव खाते मुंबई में आप लोगों ने मेरी फिल्म को सराहा, पसंद किया, बॉक्स ऑफिस पे हिट किया। कहीं चीजें हैं हमारे देश में, हमारे समाज में जो लोगों के को दिखाना चाहिए। आप देखिए मेरी जुबानी, तो मैंने बोला ये बियर बार में फिल्म बनाऊंगा तो बड़ा हंसाओ मेरे पे। कोशिश से कामयाबी तक, डीडी नेशनल पर।